हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। ठीक है, तो फटाफट आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले ग्राफ में हमने ए की इंपॉर्टेंस देखी थी कि अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हमको ग्राफ बनाना है, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने ए की इंपॉर्टेंस ये देखी थी, इफ ए इज पॉजिटिव, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, इसको बोलते हैं पैराबोला अपवर्ड। ठीक है, और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा ही पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ये बात हमने देखी थी। दूसरी हमने बात देखी थी d के बारे में कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा, या तो ऊपर की तरफ से अगर है अपवर्ड ग्राफ है तो इस तरीके से कट करेगा, डाउनवर्ड ग्राफ है तो इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, और अगर d इज इक्वल्स टू 0 है तो अगर ग्राफ अपवर्ड है तो इस तरीके से एक्स एक्सिस को वो टच करेगा, और डाउनवर्ड है तो इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 है तो वो एक्स एक्सिस को ना ही कट करेगा ना ही टच, मतलब ऊपर से ही ऐसे चला जाएगा और नीचे से ही ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो इस डायग्राम में हमेशा आपको दो रियल रूट मिलेंगे, दोनों के दोनों जो रूट हैं वो अलग अलग भी हैं और डिफरेंट भी हैं, सॉरी अलग अलग भी हैं और रियल भी हैं, डिफरेंट भी हैं और रियल भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही रूट एक ही जैसे हैं, दोनों रूट एक ही जगह पर है। तो रूट्स में हमने आपको बताया था कि दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू ए पर दो बार रूट आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हमेशा रिपीटेड रूट मिलेंगे, हमेशा दो ही मिलते हैं और दोनों एक जैसे होंगे और वो दिखेंगे, इसका मतलब रियल है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही रूट आपको नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। क्लियर है? तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अभी बात करते हैं आगे के कुछ पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर एक सिंपली आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट में बताने वाला हूं, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। फिजिक्स में शायद थोड़ा डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे होंगे। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा एक बात याद रखना, dy by dx at x is equals to a, dy by dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। हो सकता है अभी यह चीज आपको अलग लगे, टफ लगे, डिफरेंशिएशन का हो सकता है नाम आपने पहली बार सुना होगा, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आगे पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो dy by dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहां पर? एट x इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो भी चीज आएगी इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो dy by dx एट x इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ बन रहा है और आपने बोला कि इस ग्राफ का dy by dx निकालो एट x इज इक्वल्स टू a, इसके ऊपर निकालो। तो उस वो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या देगी? अगर आप यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट तो शायद आप समझते होंगे, कर्व को टच करके जाती है वो टेंजेंट। ठीक है, तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी m आएगी। अच्छा, स्लोप के बारे में भी आपने फिजिक्स वाले सर से थोड़ा पढ़ा होगा कि क्या स्लोप होती है, बेसिक मैथमेटिक्स वो पढ़ाते हैं अपने यहाँ पे, तो इसका बहुत यूज आएगा, तो हम डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। बट एक बार के लिए आप जानते हो कि स्लोप क्या चीज होती है। तो ये जो m स्लोप होती है ये कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी कर्व के लिए dy by dx करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो इस कर्व का dy by dx निकालो। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि ये अपना पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला के इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाइए, तो आप क्या बोलोगे? सर इस पॉइंट पर टेंजेंट हमेशा ऐसी आएगी, इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिली है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए स्लोप हमेशा कितना होता है? 0। ये जो होती है इसकी स्लोप हमेशा 0, ऐसे होती है तो उसका स्लोप कितना होगा? इन्फिनिटी। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ती जा रही है, और ऐसे जाते हैं तो स्लोप वापस से घटती कितनी हो जाती है? ठीक है, 0 वापस से हो जाती है। तो ऐसे आपको देखना होता है, ऐसे जाते हैं स्लोप बढ़ती जाती है, इन्फिनिटी आती है,
फिर माइनस में स्लोप आने लग जाती है और माइनस में स्लोप घटती घटती इधर से जीरो आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सीधी लाइन का स्लोप हमेशा जीरो हो। ठीक है, और ये पैराबोला में आप देखते हो ये काम ओनली कहाँ पे हो सकता है, ये वर्टेक्स पे हो सकता है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर या फिर सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी m कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे ये पूछे कोई कि इस पैराबोला का ये वर्टेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका नाम वर्टेक्स होता है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट या फिर सबसे नीचे वाला पीक वाला जो पॉइंट होता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि आप वर्टेक्स मुझे बता सकते हो क्या, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल हम वर्टेक्स बता सकते हैं। वर्टेक्स हम ये बता सकते हैं कि जहां पर भी स्लोप जीरो आ जाए, जहां पर भी टेंजेंट की स्लोप जीरो आ जाए, वो पॉइंट ही आपका वर्टेक्स होगा। बस यही कंसेप्ट को आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या देखा, सबसे पहली चीज मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो मैंने स्लोप निकाली तो वो कैसे निकलती है, dy बाई डी एक्स से। तो dy बाई डी एक्स मैंने किया तो यहां से क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2ax और प्लस bx का डिफरेंशिएशन होगा d। कैसे होता है अभी के लिए जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो आपके लिए पर्याप्त है। अगर और ज़्यादा डीप में आपको जाना है तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है मैथमेटिक्स में। तो हमने क्या किया, एट वर्टेक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो हम ये जानते हैं वर्टेक्स कहाँ है ये हम नहीं जानते, कहाँ पे वर्टेक्स आएगा ये हम नहीं जानते हैं, बट ये हमको पता है कि जहां पर भी वर्टेक्स आएगा वहां पर स्लोप कितनी आएगी, जीरो। तो मैंने स्लोप 2ax प्लस बी को कर दिया जीरो, तो यहां से मुझे मिला x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जब भी x कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a होगा उसी टाइम आपको हमेशा वर्टेक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का माइनस बी अपॉन 2a है तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे, इस x को यहाँ पे रख देंगे तो y मिल जाएगा। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट मैंने निकाला तो वो मिल गया a इंटू माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 2a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया आपका, ये हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस में कितना आ गया c। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एलसीएम हमने ले लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a एलसीएम आ जाएगा। 4a आया तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर माइनस इधर बचेगा 2, तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, प्लस का 4ac। ठीक है, तो इधर से कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, जिसको मैं आगे बढ़ के लिख सकता हूँ माइनस, ये तो आप जानते हैं ये क्या है d, तो d अपॉन 4a। ठीक है, ये क्या निकल गया, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन 4a। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे साथ होंगे। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंशिएशन का थोड़ा हमने यूज किया है, और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमको एक बात समझ में आ गई, और वो बात क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से पैराबोला बनेगा उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वो वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4, माइनस बी अपॉन 2a एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये वर्टेक्स को आपको रट लेना है, इस तरीके से रट लेना है कि रात में आपके पेरेंट्स जो है वो ऐसा बोले कि रात को पता नहीं आप क्या बड़बड़ा रहे थे, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो इस तरीके से आपको इसको रट लेना है। और ये क्या चीज़ है समझना चाहते हो तो देखिए, दो डायग्राम मैं बनाता हूँ,
एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया। इन दोनों डायग्राम के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो? बिना एक्स एक्सिस को देखे आप ये बता सकते हो ए ग्रेटर देन 0 होगा, बिना एक्स एक्सिस को बता सकते हो ए लेस देन 0 होगा। बिना एक्स एक्सिस की पोजीशन जाने आप ये बता सकते हो ये -b/2a, -d/4a होगा, और इसके लिए भी आप बता सकते हो ये पॉइंट -b/2a, -d/4a होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी सी सब बातें हैं, आप इससे घबराना नहीं है कि सर इतना हमको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है, इससे आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अब अगर मैं एक्सिस बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस ऐसे बनाई, तो अगर मैंने एक्स एक्सिस बनाई तो आप एक चीज और ऐड कर दोगे, सर इसका d भी ग्रेटर देन 0 है। ओके, और अगर मैंने आपसे ये पूछा अब की बार मान लीजिए एक्स एक्सिस इधर से जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका d लेस देन 0 होगा। क्लियर है? तो यहां तक अब हम बात कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आएगी, थोड़ी सी आपको ध्यान से बात देखनी है। क्या बात देखनी? चलिए उसके लिए मैं पहले से आपको प्लॉट थोड़ा तैयार करके बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा से देखिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आई तो आगे वाली चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। दोबारा से देखिए, ठीक है। थोड़ी कम समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, अभी आगे और बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें। आप में से बहुत को पहले से ही पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि सबसे कम वाला, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, वहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे मेन पॉइंट होता है ये प्लॉट, जिसमें इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, इस लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमेशा 2D भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है 2D। 2D इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन होती हैं, बोर्ड पे ही हम इसमें काम कर सकते हैं। तो 2D, जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, दो दिशाओं को हमने नाम दिया, तो इन दोनों एक्सिस ने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। इस पहले पार्ट को मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर आप गुजराती मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रथम चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण और फोर्थ चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे इनका नाम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये ओरिजिन, इसका नाम ओरिजिन होता ही है। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, अभी अपन जो बताने वाले हैं वो चीजें समझने के लिए आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि इस साइड में एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इस साइड में एक्स हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में एक y हमेशा पॉजिटिव होता है और इस साइड में y हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है? इतना आप जानते हैं। कोई भी पॉइंट पर पहुंचने का जो तरीका है, कोई भी पॉइंट P पर पहुंचने का जो तरीका है, उस तरीके को ही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि P पॉइंट जो है x1 y1, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, इस P पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे x1 और y1 की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम x1, y1 है। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे ये भी थोड़ा मैं समझा देता हूं। आप इसको हमेशा इस तरीके से पढ़िए कि ये एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा शहर है जिसमें कहीं पर भी जाने के लिए 2 ही टाइप की बसेस आपको मिलती है, 2 ही टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आपको अवेलेबल है। या तो आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टली जा सकते हो या आप कहीं पर वर्टिकली जा सकते हो। आप ऐसे मतलब टेढ़े तरीके से सीधा नहीं जा सकते। तो अगर आप ऐसा करते हो, या तो आप हॉरिजॉन्टली जा सकते हो या आप वर्टिकली जा सकते हो। दूसरी बात क्या होती है, आपका घर हमेशा ओरिजिन होता है। आप हमेशा कहां से निकलेंगे, ओरिजिन से। और ओरिजिन से निकलकर जब आप राइट साइड में जाएंगे, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाली बस आपने मान लीजिए पकड़ी है, तो जब आप हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं, तो आपके वैल्यूज जो वो बढ़ती जाएंगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यूज घटती जाएंगी। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी y की, और नीचे तरफ जा रहे हो तो
y की वैल्यू घटती जाएगी। जब भी आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे y को कोई लेना देना नहीं है, जब आप वर्टिकली जाएंगे तो x का कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स वैसा वैसा पड़ा है। तो अब अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप क्या बोलोगे, अगर मुझे इस P पॉइंट पर पहुंचना है तो मैं ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली जाऊंगा, आपकी मर्जी है, पहले आप हॉरिजॉन्टली जाइए चाहे वर्टिकली जाइए। तो यहां तक आप पहुंच गए हो। अब आप ओरिजिन से राइट साइड की तरफ गए हो तो ये डायरेक्शन प्लस की है और आपने दूरी ट्रेवल करी है x1, ठीक है, यूनिट जो भी सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है, तो आपने ओरिजिन से x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डेफिनेटली हमें हॉरिजॉन्टल की साइड में जा रहा था तो y पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन का नाम होता है 0,0, यानी x भी वहां पे 0 y भी वहां पे 0। तो क्योंकि मैं ओनली x की डायरेक्शन में गया हूं, इसीलिए x2 बदल के x1 हो जाएगा, प्लस x1 होगा कि माइनस x1, हम प्लस की डायरेक्शन में गए हैं तो प्लस x1। जैसे कि मैं 5 किलोमीटर चलता तो मैं क्या बोलता, x हो जाएगा 5, y हो जाएगा, y में तो चले नहीं है तो वो हो जाएगा 0। अब मैं x की डायरेक्शन में x1 गया हूं तो ये हो जाएगा x1, 0। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x1, 0। ठीक, यहां पे अब हम रुक गए। अब हम y की डायरेक्शन में जाएंगे, तो जब हम y की डायरेक्शन में जाएंगे तो x तो बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैं लाइन बनाने वाला हूं इस पूरी लाइन पर ही, ये पूरी लाइन के ऊपर ही x1 तो हमेशा x1 ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन पर जब भी मैं चलूंगा तो डेफिनेटली मैं वर्टिकल ही चलने वाला हूं, हॉरिजॉन्टली मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इसके ऊपर हमेशा ही x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, x1। और क्योंकि यहां से मैं y की डायरेक्शन में y1 चल चुका हूं, तो अगर मैं y की डायरेक्शन में y1 चल चुका हूं तो पहले जो मेरा y कोऑर्डिनेट था उसमें या तो y1 प्लस हो जाएगा या y1 माइनस हो जाएगा। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो y1 प्लस हो जाएगा और अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो y1 माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसीलिए ये y1 प्लस हो जाता है। क्लियर है, तो बस इतना बात, ये जो मैंने सिस्टम आपको समझा है ये इतनी बात आपको याद रखनी है कि कोई भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो रूट हमको लेना पड़ेगा, जो डायरेक्शन हमको लेनी पड़ेगी, वो या तो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या वर्टिकल होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में जब भी चलेंगे तो वर्टिकल फिक्स रहेगा और हॉरिजॉन्टल वाला चेंज होता रहेगा, मतलब y फिक्स रहेगा, x चेंज होता रहेगा। जब भी मैं y की डायरेक्शन में जाऊंगा तो y बदलता रहेगा और x चेंज नहीं होगा, वो एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक आर्बिट सा मैं ग्राफ बनाता हूं। चलिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो पैराबोला का ग्राफ बना रहे थे उसमें y एक्सिस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से एक ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये अपना हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे और क्या क्या हमको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, A का क्या रोल होता है, B का क्या रोल होता है, C का क्या रोल होता है और D का क्या रोल होता है, ये सब हमको अभी समझना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे जो आपको पहले से पता है वो तो बता ही दीजिए। तो सर इस डायग्राम के लिए A ग्रेटर देन 0 होगा, D ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर कोई आप में से ये सोच रहा है अभी कि सर ये दोनों कैसे हो गए हैं, तो उसको ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, वीडियो को पॉज करना है और इससे पहले वाला वीडियो आराम से जाके आपको देख लेना है, तो समझ में आ जाएगा कि A ग्रेटर देन 0 क्यों है और D भी ग्रेटर देन 0 क्यों है। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है वो कितना होगा, -b/2a, -d/4a। ये वर्टेक्स है वो कितना हो गया, -b/2a, -d/4a। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये पॉइंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो x एक्सिस वाला पॉइंट है। तो x एक्सिस वाला पॉइंट है तो डेफिनेटली इसका y कोऑर्डिनेट तो रहेगा 0, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है
और क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है तो जितना इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उतना ही इसका एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a रहेगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए ये पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और क्योंकि ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये बोर्ड पे बनी नहीं है लेकिन ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा -d/4। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा ध्यान से चेक करिए। अभी आपने क्या बोला कि d पॉजिटिव है, आपने क्या बोला a पॉजिटिव है। तो अगर d और a पॉजिटिव है तो देख सकते हो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, माइनस लगा हुआ तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। आनी भी चाहिए थी नेगेटिव, क्यों आनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ है, इस लाइन के ऊपर हमेशा ही y कैसा होता है, नेगेटिव, तो y नेगेटिव आपको दिख रहा है। आई बात समझ? अब अगर आप ध्यान से देखो कि इस लाइन के ऊपर x कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना, तो इसका मतलब -b/2a का वैल्यू कैसा होना चाहिए, <0। समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्यों, ये ओरिजिन से इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस में रहता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2a, तो -b/2a कैसा रहना चाहिए, माइनस में रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। अब क्योंकि मुझे ये तो पहले से पता है कि भाई a तो पॉजिटिव है, और अगर कोई नंबर पॉजिटिव होता है आपको पहले से पता चल जाता है कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो आप दोनों साइड उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इधर भी a से इधर भी मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इधर भी मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने 2। अच्छा, 2a से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये साइन चेंज होगा क्या? ठीक है, इससे पहला चैप्टर हमको याद करना है, तो उसमें हमने बताया था क्योंकि 2a के बारे में पता है कि वो पॉजिटिव है तो साइन तो चेंज नहीं होगा तब कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया -b और ये बन गया <0। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चल गया साइन तो चेंज होने वाला है, और साइन चेंज हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b<0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे a के बारे में पहले से पता है, ठीक है, d के बारे में पहले से पता था, अब मुझे b के बारे में और पता चल गया कि b कैसा होगा, <0। क्लियर है? तो इस तरीके का जो भी डायग्राम आए उसके लिए b हमेशा कैसा होगा, <0। उल्टा भी पूछ सकते हैं, क्या पूछा जाएगा, बताइए a <0, d <0, b <0, तो बताइए उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल करा के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं सी। ओनली कौन बचा है, सी बचा। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पॉइंट जो है उस पॉइंट की क्या खास बात है। ठीक है, मैंने कौन सा पॉइंट लिया है, ये पॉइंट की क्या खास बात है, ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर भी है और ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक बात तो पक्की हो गई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। क्लियर है? तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 आ गया, और क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर भी है, तो मैंने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट उठा के इसके अंदर रख दिया। अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ओनली कौन आ जाएगा, c। समझ में आ गई? और इसके बारे में आपने स्ट्रेट लाइन में फिजिक्स में पहले ही पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। याद होगा आपको y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कर्व y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, आपके हिसाब से c पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, कैसे तय करोगे कि सर अगर मैं y एक्सिस पर 0 से ऊपर रहता हूँ, y एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर रहता हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी y की, और अगर मैं नीचे रहता हूँ तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट तो ओरिजिन से ऊपर है, तो आपको ये भी पता चल गया कि c भी कैसा होगा, <0। क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है a, b, c और d के साइन के बारे में। तो चलिए एक आधा एग्जांपल लेके आपको और दोबारा से यही प्रोसेस से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। चलिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस बार मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। चलिए ये मैंने डायग्राम बनाया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम बना दिया। अब आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसी होगी, ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, डी कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, क्लियर, ठीक है। फिर से आए वर्टेक्स पर। सर वर्टेक्स तो हमेशा एक ही होता है क्या, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, इसको तो रट लेना, मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको, इसको रट लेना है, ठीक है। किस तरीके से रटना है, वैसा ही काम। तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, 0, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a, 0, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो पहले 0 आएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट, वो कितना, पहले x फिर 0, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, इसको पहले इसकी बात करते हैं। इस अच्छा, इसको चेक नहीं करना पड़ेगा, ये हमेशा अपने आप चेक हो जाएगा। कैसे चेक हो जाएगा भाई, डी नेगेटिव ए नेगेटिव, तो डी माइनस में ए माइनस में 2 माइनस, और एक पहले से ये माइनस है तो 3 माइनस, 3 माइनस का रिजल्टेंट कितना आता है, माइनस। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू जो है वो वाई ऐसे मतलब ओरिजिन से नीचे होनी चाहिए, तो देख सकते हो ओरिजिन से नीचे है, क्लियर। तो इसको चेक नहीं करना, अपन को ओनली इसी को चेक करना, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से क्या पता चला कि भाई माइनस बी अपॉन 2 ये एक्स कोऑर्डिनेट था, और इस बार ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब ए के बारे में तो हमको पता है, ए कैसा है, नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है तो आप ध्यान से देखना, जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा साइन कैसा बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। साइन बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी लेस देन 0, क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2a और 2a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। क्योंकि 2a और 2a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अब की बार a अपना कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन तो बदलता ही है। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से पता चल गया है b ग्रेटर देन 0 है। c के बारे में पता करना है तो c होता है y इंटरसेप्ट। अब हमने देख लिया y इंटरसेप्ट ये रहा, ये पॉइंट होगा 0, c। y इंटरसेप्ट हमेशा ही 0, c होता है। अब ये देख लो, ये c है वो इस ओरिजिन से नीचे है कि ओरिजिन से ऊपर है, तो ये तो ओरिजिन से नीचे है। अगर ओरिजिन से नीचे है तो मैं क्या बोलूँगा, ओरिजिन से नीचे है तो हम ये बोलेंगे कि c आएगा लेस देन 0, तो c का वैल्यू भी लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है वो सब समझ में आया होगा आपको। इससे अगली क्लास में और एग्जाम्पल अपन करेंगे। शीट आपको मैंने दे ही दी है, तो शीट में जो भी क्वेश्चन आपसे होता है, DPP 1 में जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो सारे करने हैं। सबसे पहले आपको DPP नंबर 3 कंप्लीट करनी है। तो DPP नंबर 3 में इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो चैप्टर हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, वो आपको क्लियर कर लेना है। और उसके बाद DPP नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे होते हैं वो आप करिए, जो नहीं होते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप मुझे मैसेज करिए और पूछिए। ओके।